नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में बात आज एक बहुत ही अजीम शख्सियत की, जी हाँ, जंग आज़ादी के अजीम रहनुमा, मुफक्किर, सहाफ़ी, शायर, अदीब और बेबाक मुक़र्रिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज यौम पैदाइश है। 2008 से हर साल 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है ये दिन। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुल्क के पहले वज़ीर तालीम थे। 1992 में मौलाना को उनकी खिदमत के लिए भारत रत्न से भी नवाजा गया था। आज हम अपने इस आधे घंटे के इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि उनकी जो फ़िक्र थी, उनका जो विजन था और जो तारीख़ में जो उनके औराक पलटने से हमें उनके बारे में बातें मालूम होती हैं और जो उनकी गरा कदर खिदमत रही है हिंदुस्तान की आज़ादी में, और ख़ास तौर से जो मुल्क की खुशहाली के साथ साथ एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा अमन और गहवारा वाला मुल्क जिसको लेकर जो उस वक्त कुछ बातें हुई, किस तरह से दो नज़रियात सामने आए, फिर मौलाना का क्या स्टैंड रहा, और जब वो वज़ीर तालीम पहली बार बनते हैं तो उन्होंने क्या कुछ गरा कदर खिदमत अंजाम दी, क्या कुछ ऐसे फ़ैसले लिए जिसका फैज़ आज भी जो मुल्क का तालीमी निज़ाम है वो उठा पा रहा है। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले बताया कि 1992 में मौलाना को उनकी खिदमत के एजाज़ में भारत रत्न से भी नवाजा गया। दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इसाले सवाब के लिए दुआओं का एहतमाम भी किया गया। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन समेत कई अहम शख्सियात ने मौलाना आज़ाद की कब्र पर गुलाए अक़ीदत पेश किए। दिल्ली के परेड ग्राउंड में जामा मस्जिद और लाल किले के दरमियान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कब्र है। लेकिन यहाँ अफसोसनाक बात यह रही कि जिस कांग्रेस पार्टी के उसूलों को आगे बढ़ाने के लिए मौलाना ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, उसी पार्टी ने उन्हें भुला दिया। जी हाँ, आपको बिल्कुल याद होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मौलाना सदर भी मुंतखब हुए थे और वो सबसे यंगेस्ट थे। आज कांग्रेस की जानिब से मौलाना की कब्र पर खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कोई पार्टी लीडर वहां नहीं पहुंचा। तो इस बात को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं कि क्या वक्त गुजरने के साथ साथ क्या ऐसे खिदमात के एतराफ़ के जो अल्फाज हैं वो कम होते जाते हैं, और क्यों आखिर ऐसा होता है, एक अलग पहलू है। इस पर हम बातचीत करेंगे कि साथ साथ हम ये भी बता दें कि शाहनवाज हुसैन ने जब आज वहाँ वो पहुँचे थे, शाहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। उसके बाद हम अपने तमाम मेहमानों से आपको तारुफ कराएंगे। से शाहनवाज हुसैन आज मौलाना आज़ाद के यौम विलादत पर जामा मस्जिद तक पहुँचे और बड़ा सवाल उठाया कि मौलाना आज़ाद कांग्रेस के नेता नहीं थे। शाहनवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा सवाल कांग्रेस ने उठाया, कांग्रेस तो आई नहीं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के नेता थे, वो भारत रत्न थे, उनको किसी पार्टी में कैद किया नहीं जा सकता। हर हिंदुस्तानी का मौलाना आज़ाद पर उतना ही हक है जैसे महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल पर है। और मौलाना आज़ाद कांग्रेस आई कभी नहीं ज्वाइन की उन्होंने। वो कांग्रेस अलग कांग्रेस थी जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। ये कांग्रेस है एक परिवार की कांग्रेस है। वो राजीव गांधी जी के समाधि पे जाते हैं कांग्रेस के नेता, वो कांग्रेस के नेता इंदिरा गांधी जी की समाधि पे जाते हैं, वो कांग्रेस के नेता नेहरू जी की समाधि पे जाते हैं। लेकिन मौलाना आज़ाद के मज़ार पर हाजिरी देने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, क्योंकि वो उन्हें अपना नहीं मानते। पूरा मुल्क उन्हें अपना मानता। और हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद आज मौलाना आज़ाद के संदेश हैं। जिस तरह उन्होंने बहुत गालियां सुनकर भी मुल्क को इकट्ठा रखा और हिंदुस्तान को एकजुट किया, आज हिंदुस्तान पूरी तरह एकजुट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और मौलाना आज़ाद की कही हुई बातों का आज ज़्यादा महत्व है। तो ये एक बड़ा सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अब मौलाना आज़ाद की बारी है? क्या भारतीय जनता पार्टी मौलाना आज़ाद पर अब कब्जा जमाने वाली है? कैमरामैन वफार के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो नाज़रीन, एक मुख्तसर सी तारीख़ हम यहाँ पे आपको बता दें कि 11 नवंबर 1888 को मौलाना आज़ाद की पैदाइश हुई थी, और उनकी जो पैदाइश हुई थी वो शहर मक्का में हुई थी। उस वक्त उनकी वालदा, उनके वालिद वहाँ रहते थे। लेकिन जब वो 2 साल के थे तभी मौलाना आज़ाद के वालिद, वालदा यानी पूरी जो फैमिली है वो कोलकाता मुंतकिल हो गई थी। और वहाँ से फिर मौलाना आज़ाद ने जिस तरह से तालीम हासिल की, ख़ासतौर से घरेलू पढ़ाई, घर पर ही उन्होंने तालीम हासिल की और कई ज़बानें सीखी। फ़ारसी ज़बान, उर्दू ज़बान, अरबी ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान, बांग्ला ज़बान, काफ़ी महारत हासिल था उन्हें। और उसके बाद जिस तरह से जब
आज़ादी की तहरीक शुरू हुई तो उनकी जो खिदमात रही हैं और खिलाफत तहरीक और फिर अल हिलाल नाम का वो जरीदा निकालना, जो कि वो सहाफ़ी भी थे। ऐसे बहुत सारे उनके पहलू हैं जिन पर हम बातचीत कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि फ़िरोज़ अहमद बख्श साहब हैं जो मौलाना आज़ाद के पड़पोते हैं और इस वक्त वो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मौजूदा वक्त में वो चांसलर भी हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के। और प्रोफेसर मंजर हुसैन हैं हमारे साथ, वो रांची से जुड़ रहे हैं जो वहाँ डायरेक्टर हैं मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के। और साथ ही रांची में जब मौलाना आज़ाद को वहाँ पर सज़ा के तौर पर जब अंग्रेज़ों ने वहाँ पर कैद रखा था, उस दौरान काफ़ी एक अरसा वहाँ उन्होंने बिताया था, जो आज झारखंड की दारुल-हुकूमत है। तो रांची शहर में मौलाना आज़ाद ने वहाँ जब अपना वक्त बिताया तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए वहाँ लोगों के लिए, और कैसे मजहबी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी जो कौम है वो आगे बढ़े। वहाँ उन्होंने कई इदारे कायम किए थे, मदरसा इस्लामिया कायम किया, अंजुमन इस्लामिया कायम किया। तो मौजूदा जो वक्त है वहाँ मौजूदा अंजुमन इस्लामिया वहाँ के सदर इब्रार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। फ़िरोज़ अहमद बख्श साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ कि एक बात तो ये हो गई जो अभी हमने बताया, उनके खिदमात के एतराफ़ से किसी को कोई सवाल नहीं उठता। और हम आप सबको एक खबर दे दें, इस वक्त हमारे साथ नजमा हेप्तुल्लाह साहिबा भी जुड़ चुकी हैं जो मणिपुर में अभी गवर्नर हैं, और हम आप सबकी इजाज़त से पहले उनसे ज़रा बात कर लेना चाहते हैं। नजमा हेप्तुल्लाह साहिबा, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है मैम? हेलो। हम फिर कोशिश करेंगे उनसे जोड़ने की, और जैसे ही वो हमसे जोड़ेंगे हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये सब हम जानते हैं कि इनका काफ़ी करीबी रिश्ता रहा है। और फ़िरोज़ बख्श साहब भी हमारे साथ हैं। तो आज दरअसल एक वक्त मौका है कि उन्हें याद किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास दिन ही है जब पता ये चलता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस मुल्क को एकजुट रखने के लिए और तालीम जो इस कौम की या मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है उसके मद्देनज़र उन्होंने गरा कदर खिदमत अंजाम दिए हैं। हम रुख करते हैं फ़िरोज़ अहमद बख्श साहब का। फ़िरोज़ साहब, एक सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये करना चाहूँगा कि जब भी कभी बात उठती है तो किसी न किसी इवेंट को सियासत से जोड़ दिया जाता है। आज जो एक बात उठी कि जिस कांग्रेस के मौलाना आज़ाद कभी सदर भी हुआ करते थे, सबसे यंगेस्ट, उन्होंने इतनी खिदमत की है और पहले वज़ीर तालीम रहे, लेकिन आज जब आज ये मौका था जब उनके कब्र पर हाजिरी देने की, जब लोग जा रहे थे, गुलाए अक़ीदत पेश कर रहे थे, आप भी वहाँ देखे गए, लेकिन कांग्रेस का कोई नुमाइंदा नहीं देखा गया। चूंकि एक सवाल यहाँ पर उठ चुका है, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं, क्या इस सवाल की आज कोई अहमियत है या फिर इसे छोड़ देना चाहिए? लगता है उन तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, अब फिर कोशिश करेंगे। मंजर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हम सब याद कर रहे हैं, लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे बड़ा कुछ एक तोहफा नहीं हो सकता, कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जब हम आज नेशनल एजुकेशन डे भी है। कितनी बड़ी आप ज़रूरत महसूस करते हैं जो उनका विजन था और जो उन्होंने पहले वज़ीर तालीम के हैसियत से तालीम को सबसे सामने रखा और बहुत ज़्यादा इस बात पर जोर दिया कि तालीम के मैदान में कौम जो है वो आगे बढ़े, भारतीय आगे बढ़े। मंजर हुसैन साहब। जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऐसी शख्सियत थी जिसकी वजह से 20वीं सदी पहचानी जाती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हैसियत एक ऐसे हीरे की मानंद थी जिसका हर पहलू नुमायाँ, नय्यर ताबा और दरख्शां रहा है। आप जहाँ एक तरफ मुजाहिद आज़ादी थे, सफ़े अव्वल के मुजाहिद आज़ादी थे जी, दूसरी तरफ बेबाक सहाफ़ी की हैसियत से जाने जाते हैं, मुहिब वतन हैं, मुफस्सिर कुरान हैं, उसके अलावा उर्दू के बड़े इंशा परदाज हैं। आपने जो मौलाना आज़ाद की एक पहलू, मौलाना आज़ाद के एक पहलू तालीम के सिलसिले में कहा, तो मौलाना आज़ाद ने हमेशा तालीम के सिलसिले में कोशिशें की, काविशें की, अमली तौर पर, तहरीरी तौर पर, सहाफ़त के ज़रिए। जब वो वज़ीर तालीम थे तो उन्होंने हिंदुस्तान की तालीम और उसके मेयार को बहुत अच्छी तरह से जांचा, परखा
और इस नतीजे पर पहुँचे कि जब तक के हायर एजुकेशन में इस्लाह नहीं की जाती तब तक के ऐसी तालीम नहीं हो सकती जो मिसाली हो और दुनिया के दूसरे मुल्कों का मुकाबला हमारे यहाँ के तालीमी मेयार कर सकें। इस सिलसिले में उन्होंने यूजीसी का क़याम अमल में लाया। उसके अलावा और बहुत सारे काम किए जिसमें भारतीय नृत्य कला मंदिर, साहित्य की ये साहित्य एकेडमी वगैरह, उनका मकसद ये था कि तालीम घर घर पहुँचे, हर बच्चा चाहे किसी भी तबके का हो, चाहे किसी भी मुआशरे का हो, उसको तालीम मिले। उन्होंने कभी भी तालीम के सिलसिले में अल हिलाल जो उनका पर्चा है आप उसका मुताला करेंगे तो ये हकीकत रोज़ रोशन की तरह आया हो जाएगी कि मौलाना आज़ाद। मंजर हुसैन साहब, मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहूँगा। इस वक्त नजमा हेपतुल्लाह साहिबा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। मैम, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? हाँ, आ रही है जी। बहुत इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। आज एक खास दिन है, मौलाना आज़ाद को लोग याद कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ किसी खास दिन याद किए जाएं, उनकी जो खिदमात हैं और तमाम शोबों में, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो एक मौजूदा वक्त में मौलाना आज़ाद के विजन को किस तरह से देखा समझा जा सकता है और कितना कंट्रीब्यूशन उनका लग रहा है कि आज हिंदुस्तान जब इस राह पर है, तरक्की की राह पर है, तो उसमें मौलाना आज़ाद की किन पहलुओं को हम याद ज़रूर शिद्दत से कर सकते हैं? मौलाना आज़ाद एक मल्टी फैसेट पर्सनालिटी थे। उनको सिर्फ एक जगह याद नहीं किया जा सकता। सिर्फ हम अगर तालीम की बात करें तो मौलाना आज़ाद की रेलेवेंस होती है तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही थी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन हो रहा था और वो अपनी मिनिस्ट्री की डिमांड ग्रांट्स के लिए बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा आला तालीम के बारे में कि मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन को डिफेंस के बराबर समझा जाए, क्योंकि जब मुल्क को जरूरत होती है तो कहीं से भी डिफेंस के लिए वो रिसोर्सेज ले आते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जरूर आला तालीम हासिल करने जाएं, मगर मेरे जो भी इदारे हैं हिंदुस्तान में इल्म के ताल्लुक से वो इतने आला हों कि बाहर के लोग वहाँ इल्म हासिल कर ले आए, जैसा कि नालंदा और तक्षशिला के जमाने में बाहर से लोग इल्म हासिल करने हिंदुस्तान आते थे। तो उनकी जो ख्यालात थे अगर किसी भी चीज पे देखे जाए ये तो इल्म के ताल्लुक से था। आज के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान जो पार्टीशन के बाद हुए या होते रहते हैं, या हमारे सामने जो चैलेंजेस आते हैं, बार बार मौलाना आज़ाद की कही हुई बातें याद आती हैं कि उन्होंने जो जो कहा और जो जो उन्होंने दूरंदेशी के से अपनी जो उन्होंने कॉशन किया था, आज तो ये सब चीजें सामने आ रही हैं मुल्क के। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, उनके ताल्लुक से जो कुछ भी मौलाना आज़ाद ने उनको समझाया पार्टीशन के वक्त, आज वो कितना सही साबित हो रहा है। तो मौलाना आज़ाद की जिंदगी के हर पहलू पे अगर आप गौर करें तो अगर हम रोज ही उन्हें याद करें तो रोज याद कर सकते हैं। एक सवाल, बार बार उनके तकारीर का वो हिस्सा भी याद किया जाता है जब उन्होंने कहा था लोगों से कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं और आपको तमाम वो जो हक है, हुकूक है, वो हासिल है। क्या आज के तनाजुर में हम इसे देख सकते हैं थोड़ा और एक्सप्लेन करते हुए कि ये चीजें फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? मगर मुसलमानों ने उनकी बात नहीं सुनी ना, वो तो चले गए, अपने इदारे छोड़ के चले गए, अपनी मस्जिदें छोड़ के चले गए, अपने घर छोड़ के चले गए, उनकी बात पे अमल तो नहीं किया। पार्टीशन तो हो गया क्योंकि उन्होंने तो मना किया था पार्टीशन के लिए, और इसीलिए किया था कि जो आज हालात हैं उन्हें मालूम था कि ये हालात पैदा होंगे। उनकी तो दूरदर्शी का कोई इंतहा ही नहीं थी। जी, एक और ये सवाल उठता है, थोड़ा ये सवाल कहीं न कहीं सियासत से जुड़ जाता है कि मौलाना आज़ाद जिस तंजीम से जुड़े रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस,
कांग्रेस उन्हें वो खातिर खा ऐसे तमाम मौके पर उस तरह से याद नहीं करती जैसे उन्हें किया जाना चाहिए था। हालांकि मौलाना आजाद किसी एक पार्टी के लीडर नहीं थे, अभी शाहनवाज हुसैन को पहले उनका बयान आया था वो भी ऐसा कह रहे थे, कि फिर भी ये सवाल उठता है, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है? जाहिर बात है कि जितने उनको याद करना चाहिए, कांग्रेस ने सिवाय एक नेता के किसी और को याद नहीं रखा, ना सरदार पटेल, न मौलाना आजाद, न सुभाष चंद्र बोस, ये सारे एक ही बराबरी के, एक ही पद के लीडर थे जिन्होंने अपनी जिंदगियां और मुल्क की आजादी के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए वक्त की और सेक्रीफाइस किए, जेलों में रहे जी। मगर कभी कांग्रेस ने इनमें से किसी को भी याद नहीं किया। वो सिर्फ अपने आप को एक फैमिली से जुड़ा हुआ समझते हैं और अपनी उसी को जायदाद समझते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप उनका कोई कोटेशन, कोई उनकी बात इस वक्त खास तौर से पैगाम के तौर पर अगर बताना चाहें हमारे नाजरीन को? उनके तो ढेरों कोटेशन मुझे याद हैं, मगर मैं उनका बचपन का एक वाकया बताती हूँ जी, जो मेरी दादी ने मुझे बताया। बहुत छोटे थे, हो सकता है कि वो 10-12 साल के होंगे। कलकत्ता के अंदर लेक फैला हुआ था, उनके वालिद ने उनको किसी दूसरे देहात में मुंतकिल कर दिया, अपने किसी दोस्त के घर में फार्म हाउस था, वहां वो लोग बच्चों को भेज दिया। तो मौलाना साहब घर से बाहर गए, मेरी दादी ने बताया, और वहां से एक टोकरा आम लेकर आए जी। वो बाजार से आम खरीद कर लाए थे। उनके बागीचे में भी आम लगे थे। इत्तेफाक से मतलब मेरी दादी समझी कि शायद इन्होंने यहाँ के आम तोड़वा लिए हैं, तो उन्होंने उनसे कहा कि क्या ये हम इनके यहाँ मेहमान हैं, आपने इनके आम तोड़वा लिए? तो इतने गुस्से हुए इस चीज पे कि उन पे इल्जाम लगाया चोरी का। सारा टोकरा आम का उनके घर में एक कुआं था, उसमें डाल दिया जी। और कहा कि क्या मैं चोर हूँ, मैंने चोरी की, ये मुझ पे इल्जाम लगाया। दूसरा वाकया जो उनकी, जो मेरी दादी कहती जी कि बचपन से वो घर में जहाँ जैसे संदूक रखने का एक घर में, हर एक के घर में एक कमरा होता है, उसमें वो संदूकों पे चढ़ जाते थे और सर पे अमामे की तरह एक कपड़ा बांध लेते थे और भाई बहनों से कहते थे कि कहो कि दिल्ली के मौलाना है। और उस वक्त उनकी उम्र मुश्किल से 6-7 साल की जी। मेरी दादी ने बताया, और वो कहते थे कि दिल्ली के मौलाना आए हैं और हटो हटो बहुत भीड़ है। तो वो कहती थी कि यहाँ तो कोई है नहीं, हम 3-4 के सिवा। तो कहते थे कि नहीं, ये ऐसा दिखाओ कि बहुत भीड़ है। तो जो पूत के पाँव है वो पता लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नजमा हिप्तुल्लाह साहबा, न्यूज़ 18 उर्दू से खुसूसी तौर पर बातचीत के लिए, और आप इस मुबाहिसे को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया आपका बहुत। नाज़रीन, आपने नजमा हिप्तुल्लाह को सुना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, यादाश्त हैं, वक्त की कमी रह जाती है, वरना उनसे मजीद गुफ्तगू का भी शौक हो रहा था। हम आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में कुछ और मेहमान भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। फिरोज बख्त अहमद साहब हैं जो उनके पड़पोते हैं मौलाना आजाद के। फिरोज बख्त साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? जी, मैं आपको जी जी। मैं एक सवाल सिर्फ ये करना चाहता हूँ, जब आप आज गए थे कब्र पे, आपने हाजिरी दी थी, तो शाहनवाज साहब भी थोड़ा एक सवाल उठा दिया कि भाई कांग्रेस के लोग कहाँ पर हैं। ये एक सियासी सवाल है जो उठता रहता है, अभी मैंने उनसे ही पूछा था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तालीम के जिस विजन को लेकर वो आगे बढ़े थे मौलाना आजाद, और पहले ही बार में जी जी, तो अब जब 70 साल से ज्यादा आजादी को हो गए, क्या उस रफ्तार से तालीम हिंदुस्तान की आगे जा रही है? मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ, जो तालीमी निज़ाम हमारा है। हाँ, ठीक है। तालीम के सिलसिले में आपने सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल है जी। देखिए विशाल साहब, ऐसा है कि हिंदुस्तान की तालीम का जो ब्लूप्रिंट दिया था जी, वो इमामुल हिंद मौलाना आज़ाद ने दिया था। बिल्कुल। वो चाहते तो फॉरेन मिनिस्ट्री ले सकते थे, वो चाहते तो कुछ और मिनिस्ट्री ले सकते थे, होम मिनिस्ट्री ले सकते थे, लेकिन गांधी जी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे वजारत तालीम दी जाए जी। अब आप ये देख रहे हैं कि चाहे वो IIT की तालीम हो, IIMs हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, और चाहे कुछ इस तरह के इदारे हों जो कि
जैसे आपका साहित्य अकादमी है, ललित कला अकादमी है, और भी बहुत से इदारे हैं। यानी जो हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है तालीम की, और ख़ास तौर से मदारिस इस्लामिया में दीनी तालीम के साथ साथ मौलाना ने एक बात और भी शुरू की थी कि दुनियावी तालीम भी, यानी बच्चे हमारे इतना ज़बरदस्त उनमें ये समझिए सलाहियत होती है मदारिस के बच्चों की कि कुरान जैसी इतनी ज़ख़ीम और मोटी किताब को याद कर लेते हैं। तो सिलसिला उन्होंने जभी से चलाया था कि मदारिस के अंदर भी कुछ मॉडर्न एजुकेशन हो, बच्चे थोड़ा अंग्रेज़ी सीखें, जोग्राफिया सीखें, साइंस सीखें, ये सारी चीज़ें। तो उस ज़माने में उस चीज़ को पसंद नहीं किया गया। कुछ लोगों ने मौलाना आज़ाद के ख़िलाफ़ फतवे दे दिए कि भाई मदारिस जो हैं वो खालिस मजहबी तालीम के लिए होते हैं और इसमें आप इसको दुनियावी तालीम से नहीं जोड़ सकते। बारसूरत मौलाना आज़ाद किसी नेगेटिविटी में नहीं पढ़ते थे, उनके पास पॉजिटिव काम करने का वक्त नहीं था, वो रास्ते पे चलते रहे। तो जो तालीम, लेकिन मैं फिर भी मुझे ये कहना पड़ेगा, बावजूद इसके कि इंडिया इज़ फेयरिंग वेरी वेल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मगर फिर भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम पीछे हैं। अगर हम जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, बड़ा अच्छा लेवल है। मैं समझता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, चाहे वो बेलियर्स कॉलेज हो, हार्वर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, या कहीं भी जर्मनी की या ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ हों। तालीम भी सस्ती है, मगर फिर भी मैं समझता हूँ जो हमारे जो सरकारी स्कूल हैं ऑल ओवर इंडिया, सरकारी स्कूलों में उस तरह के फंडिंग पूलिंग नहीं की गई है जो कि हम पब्लिक स्कूल्स में देखते हैं। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि तालीम के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है। बावजूद इसके मैं कहूँगा कि हायर एजुकेशन में वी आर स्टिल वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड बेटर कंट्रीज। जी फिरोज बख्श साहब हमारे साथ रांची से प्रोफेसर मंजर हुसैन हैं, जो डायरेक्टर है मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के, और जो मौलाना आज़ाद ने वहाँ जो इदारा कायम किया था अंजुमन इस्लामिया के सदर भी हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे भी कुछ सवाल करना चाहूँगा। इब्रार अहमद साहब हैं सदर अंजुमन इस्लामिया। इब्रार साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, जिस विजन के साथ मौलाना आज़ाद ने वहाँ रांची में अपने क़याम के दौरान मदरसा इस्लामिया और तमाम दूसरे इदारे भी कायम किए थे, क्या आपको लग रहा है कि उस विजन को वहाँ बहुत अच्छे तरीके से समझा गया और उस पर आज अमल करते हुए उसमें हम बहुत कुछ जोड़ पाए हैं? बिल्कुल ऐसा है कि मौलाना आज़ाद 1916 में जो है रांची जो है तशरीफ लाए थे जी, उनको बल्कि नज़रबंद करके भेजा गया था। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। और वो लगभग 4.25 साल का अरसा इन्होंने रांची में गुजारा। इस दौरान 1917 में इन्होंने अंजुमन इस्लामिया कायम किया और 1918 में जो है मदरसा इस्लामिया कायम किया गया था। और जैसा कि अभी फिरोज बख्श साहब बता रहे हैं, उस मदरसा इस्लामिया को कायम करने में हिंदू और मुसलमान तमाम लोग शामिल थे जी। और वहाँ अभी भी लिखा हुआ, उनकी लिखी हुई पट्टी है कि टू इम्पार्ट दीनी तालीम एंड असरी तालीम, टू इम्पार्ट रिलीजियस एंड एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन। और उन्होंने जो निसाब बनाया था, तो आज जो हम लोग बोलते हैं, एक तकाजा करते हैं मदरसों से कि मदरसा में जो है इस तरह का एजुकेशन होना चाहिए कि लोगों के रोजी रोजगार से भी जुड़े, तो ये उन्होंने कोशिश की थी। और मौलाना आज़ाद जब रांची आए थे जी, तो जामा मस्जिद में वो खुतबा दिया करते थे। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब वो मस्जिद में जुमा की खुतबा देते थे तो उसमें हिंदू और मुसलमान तमाम लोग शामिल हुआ करते थे। उनके बैठने का एक अलग इंतजाम होता था। यही नहीं, एक बार जो है ऐसा हुआ कि आपका सरदानंद सरस्वती को जो है मस्जिद में बुलाया गया था, तो कुछ लोगों ने एतराज किया। उसमें मौलाना आज़ाद की एक किताब आई है, बल्कि एक बुकलेट है, जिसपे उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है मस्जिद नबवी में ईसाइयों को और यहूदियों को बुलाया करते थे और वहाँ मीटिंगें करते थे। बल्कि जब उनके इबादत का वक्त हो जाता था तो उनको बोलते थे कि तुम इधर इबादत कर लो। ये मौलाना आज़ाद की जामे शवाहिद में जो है ये किताब में है। और रांची में जब मौलाना आज़ाद रहे तो उन्होंने एक माहौल जो बनाया था हिंदू मुसलमान के एकता का, वो आज भी कायम है। साथ ही साथ उनके नाम पे एक कॉलेज चल रहा है, मौलाना आज़ाद कॉलेज, मदरसा इस्लामिया उनकी बनाई हुई जो है मदरसा है, वो आज भी है एक स्कूल। और इसके अलावा जो है हॉस्पिटल है, कोचिंग सेंटर्स है और एजुकेशन के कई काम वहाँ पे किए जा रहे हैं।
और इंशाल्लाह ये काम आगे बढ़ रहा है। बुनियादी चीज लेकिन हमको जो चीज लग रहा है कि मौलाना आजाद को उनकी अपनी मादरी जुबान अरबी थी और इस्लाम को जिस तरह से और जिस अच्छे ढंग से उन्होंने समझा था वो हम लोग समझने में गलती कर जा रहे हैं। एक इस्लाम की रवादारी, मोहब्बत, दोस्ती, इन तमाम चीजों को हम लोग भूल जा रहे हैं। मुतहदा कौमियत की बात जो उन्होंने की थी और हम लोग ये मान के चल रहे थे कि अगर जो है मजहब से जो है कल्चर बनता है और मजहबी से मुल्क बनता है, तो उसका उन्होंने मिसाक मदीना का हवाला देते हुए कहा था कि मजहब से जो है माने किसी मुल्क को जो है बनाया नहीं जा सकता है, इसका बेसिस एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री होता है। हम लोगों ने नहीं माना था, उसकी सजा हम लोग उस दौर में भुगते थे, आज भी भुगत रहे उसको। चलिए, एक सवाल यहाँ पर करना जरूरी समझूंगा। इब्रार साहब, आपसे भी ये सवाल है, प्रोफेसर मंजर हुसैन साहब से भी है और फिरोज बख्श साहब से भी है। फिरोज बख्श साहब, एक ऐसा दौर भी आ गया है जब हर एक किसी तारीख के अजीम शख्सियत को जो है किसी न किसी खास समुदाय, रिलीजन से जोड़कर उसका सियासी फायदा या उठाने की कोशिश होती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या हम आज हिंदुस्तान में ये महसूस कर रहे हैं कि मौलाना आजाद सिर्फ उस जमात के लीडर नहीं है जो जिस जमात या मजहब से वो बिलोंग करते थे आज की तारीख में, बल्कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन समाज का हर वर्ग, सियासत का हर जो पहलू है या हर वर्ग है वो उन्हें वैसे ही मानता है। क्योंकि कहने को हम ये भी जानते हैं कि आज नेशनल एजुकेशन डे है, लेकिन क्या आज उस तरह से जो एक यूनिवर्सल प्रोग्राम हो सकता था हुए हम ऐसा देख पाते हैं? फिरोज बख्श साहब, देखिए, आपने बड़ा चुभता हुआ सवाल मुझसे पूछा है, बड़ा एक हसास सवाल है। देखिए, मौलाना आज़ाद को अगर आप किसी ख़ास पार्टी से जोड़ के देखेंगे, किसी ख़ास मज़हब से जोड़ के देखेंगे, किसी ख़ास सियासत से जोड़ के देखेंगे, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मौलाना आज़ाद की जो हस्ती थी वो इन तमाम चीज़ों से ऊपर थी। ही वॉज बियॉन्ड ऑल दीज। ठीक है, एक छोटा सा मैं वाक़या बताता हूँ। आज से 20 साल पहले की बात है। मैं अक्सर मौलाना आज़ाद पे लिखता चला आया हूँ, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी में, आप देखते होंगे मज़ामीन जी। तो मैं एक ऑर्गेनाइज़र मैगज़ीन है जो कि RSS की मैगज़ीन है। तकरीबन 20 साल पहले इसके एडिटर होते थे शेषाद्री चादरी जी। तो इनका दफ्तर था झंडेवालान। मैं वहाँ गया, मैंने कहा जी ये कोई गालिबन अक्टूबर का लास्ट वीक था। मैंने कहा 11 नवंबर को मौलाना आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी होती है कि आप, मैं ये चाहता हूँ कि ये मजमून है मेरा अंग्रेज़ी में, ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मौलाना आज़ाद फॉर हिंदू मुस्लिम एमिटी, ये ब्ला 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 ऑल दीज थिंग्स। अब मुझे पता नहीं, ऑर्गेनाइज़र तो एक ख़ास जो है आइडियोलॉजी का मैगज़ीन है, इसमें आप छापेंगे या नहीं, तो मुझे लग रहा था वो मना कर देते। लेकिन शेषाद्री चारी ने मुझे बड़ा एक दिलचस्प जो है जवाब दिया। कहने लगे नहीं, आप ये मजमून छोड़ जाइए, और मौलाना आज़ाद एक्चुअली इज़ बियॉन्ड ऑल दीज पॉलिटिकल कनेक्शंस। ही वाज अ ग्रेट लीडर एंड ही एक्चुअली इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल ऑफ अस। ये कहा उन्होंने, और उसमें 20 साल पहले ऑर्गेनाइजर में मेरा मजमून भी छपा। तो मौलाना आज़ाद के साथ सवाल बख्श साहब इसलिए कभी उठ जाता है, जैसे आज आप देखिए जब आप उनके मज़ार पे हाजिरी आपने दी, मैं जवाब दे रहा हूँ आपका। जी जी जी। तो वहां पे बीजेपी की तरफ से भी नुमाइंदगी हुई, लेकिन आया कौन? शाहनवाज हुसैन। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसी की तरफ आ रहा हूँ। देखिए, क्या है कि मौलाना आज़ाद के मज़ार पे मैं पिछले 31 साल से जा रहा हूँ। आज उनकी 131वीं सालगिरह थी, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर कांग्रेस का ना तो कोई प्रोमिनेंट लीडर आया, इक्का दुक्का किसी साल कोई आ गया, अलग बात है, लेकिन इस प्रोग्राम को उतना ही बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए जैसे कि महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, पंडित जवाहरलाल की बर्थ एनिवर्सरी। बिल्कुल बख्श साहब, मैं छोटा सा जवाब इनसे लूंगा, अब वक्त की थोड़ी कमी है, छोटा सा। जी मंजर साहब, थोड़ा बहुत शॉर्ट पे जवाब दीजिएगा, क्या मौलाना आज़ाद को भी किसी खांचे में बांट दिया गया, आपको ऐसा लगता है? बड़ी शख्सियत को न तो किसी तबके में बांटा जा सकता है, न किसी फिरके में, बल्कि ये देखना चाहिए कि 21वीं सदी में मौलाना आज़ाद की मानवियत क्या है, उनके नजरियात की। आज मुल्क को सबसे बड़ी जो चीज़ ज़रूरत है
वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और इत्तेफाक का है, जी। सेकुलरिज्म के बका का है, आपस में एतमाद और एतबार का है। अगर हम मौलाना आज़ाद के नज़रियात और अफकार पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। मुझे बहुत अफसोस है, दिल कर रहा था बहुत सारे सवाल करूं, बहुत सारी बातें मालूम हो इस वक्त, लेकिन वक्त की कमी है। आप फिर कभी बहुत बहुत आदाब, शुक्रिया।